Assalamualaikum students. Hope so you are doing well. वीडियो टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा आप लोगों को कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर वेट लेट्स गेट इनटू टुडेज लेक्चर. तो ये जो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट लैंग्वेज है, ये इसकी कब जरूरत पड़ी, ये कैसे आया, ठीक है, इसका मकसद क्या है और इसमें क्या क्या चीजें हम लोग कवर करेंगे. ठीक है बच्चों, UML जो है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, बेशक वो अब तक एक स्टैंडर्ड मानी जाती है. कोई भी बच्चों, जब एक चीज स्टैंडर्ड होती है ना, तो वो रिप्लेसेबल नहीं होती, इजीली रिप्लेसेबल नहीं होती. ठीक है, उस स्टैंडर्ड के अंदर अगर तो बग्स आते हैं या उसके अंदर कोई लिमिटेशंस मौजूद हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई लिमिटेशन मौजूद हैं, तो उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए वर्जन्स आ सकते हैं. ठीक है, उसके मगर स्टैंडर्ड रिप्लेस जो है वो एजेस के अंदर होता है, क्योंकि कोई चीज आराम से स्टैंडर्ड बनती भी नहीं है. तो यूएमएल एक स्टैंडर्ड है, वो रिप्लेसेबल नहीं है, बट यूएमएल की लिमिटेशंस हैं, ये याद रखिएगा. ठीक है, जो यूएमएल लैंग्वेज है, इसी वजह से बाद में जो यूएमएल आई होके वो जो थी वो यूएमएल प्रोफाइल सपोर्टेड थी, ताकि हम उसको जो है वो उससे कोड जनरेशन भी कर सकें. स्टिल भी उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं. आप लोगों को याद होगा पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को तीन जो है हम लोग इनहेरिटेंस के अंदर यानी कि एक्सटेंसिबिलिटी मैकेनिज्म हमने देखे थे. कंस्ट्रेंट थे, टैग्ड वैल्यूज थी, ठीक है, और थर्ड वन क्या था, स्टीरियोटाइप्स थे. ठीक है, तो ये तीन चीजें थी हमारे पास. ठीक है, स्टीरियोटाइप्स थी, कंस्ट्रेंट्स थे और टैग्ड वैल्यूज थी. ये तीन चीजें हमने देखी थी एक्सटेंसिबिलिटी मैकेनिज्म के अंदर. ये क्यों जरूरी थी? क्योंकि कुछ चीजें यूएमएल के अंदर रिप्रेजेंटेबल नहीं हैं, कुछ चीजें यूएमएल के अंदर हमारे लिए लिमिटेशंस हैं, हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते उनको यूएमएल में प्रॉपरली. ठीक है, क्योंकि यूएमएल प्योर जो है वो डायग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग या अपने कोड वाइज थोड़ा सा सिंटेक्स यूज करते हुए वो भेज देते हैं. ठीक है, अब OCL क्या है, ये भी यूएमएल की लिमिटेशन को अवॉइड करने के लिए बनाई गई थी. ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट लैंग्वेज है, तो कंस्ट्रेंट से तो आप लोगों को समझ आ गया कि ये कुछ स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट यानी कि कंडीशंस लगाने के लिए यूज की जाएगी. तो कंडीशंस जब हम लोगों ने लगानी होंगी, अब ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली जो हमारे पास ऊप लैंग्वेजेस होती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती हैं, उनके ऊपर कुछ कंडीशंस, कुछ रूल्स रेगुलेशंस लगाने के लिए हम OCL को इनिशियली यूज करते थे. ठीक है, तो ये बच्चों जो भी आपका सिस्टम का डिजाइन होगा, जो भी आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल होगा, जो भी आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल होगा, उस मॉडल को प्रिसाइजली जो है डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, या स्पेसिफाई करने के लिए डिटेल्ड जो सिस्टम का डिटेल्ड एस्पेक्ट्स हैं सिस्टम के या सिस्टम के डिजाइन के, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, OCL. क्योंकि यूएमएल में कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ टास्क उसमें परफॉर्म नहीं हो सकते. अगर हम उसके ऊपर OCL भी अप्लाई कर देते हैं यूएमएल के ऊपर, तो हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने अपने मॉडल को प्रिसाइजली डिस्क्राइब कर दिया. ठीक है, ये ओवरऑल सिस्टम को डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया है, और सिस्टम को नहीं, सिस्टम के डिजाइन को, क्योंकि यूएमएल में हम लोग डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं. तो जब हम OCL की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने सिस्टम के डिजाइन को अब डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया. ठीक है, UML भी ऑब्जेक्ट बेस्ड है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड है, U बेस्ड है. हम इसके लिए डबल O का वर्ड यूज करेंगे. ठीक है, कि ये U बेस्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ठीक है, इसी तरह से OCL भी हमारे पास जो है, ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स के ऊपर अप्लाई की जाती है. ठीक है, मगर ये कंबाइनली यूज की जाती है. ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड नहीं कहते. ठीक है, मगर UML को हम लोग स्टैंडर्ड कहते हैं. अब बच्चों, मैंने आपको सबसे पहले ये चीज बताई कि कहीं किसी हद तक आपको मे भी इसके भी अब वर्जन आए हैं. OCL सिंपल OCL भी है, फिर OCL2 भी है. ठीक है, और ओवरऑल ये आपके पास मैंने अभी बताया कि एक स्टैंडर्ड होता है ना, वो इजीली रिप्लेसेबल नहीं होता. आप उसके लिए वर्जनिंग करते हो, उसके साथ बहुत से सेपरेट लाइब्रेरीज को, ठीक है, और उनको अटैच जरूर करते हो. ठीक है, ताकि उसको मॉडिफाई किया जा सके, बेहतर किया जा सकता है, मगर एक चीज को स्टैंडर्ड बनते बनते बहुत टाइम लग जाता है. ठीक है, एक मेजर पार्ट है ये हमारे पास UML का. ठीक है, इसके अलावा ये की कंपोनेंट है MDE का.
मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग जो है हमारे पास, उसका एक ये की कंपोनेंट है। OCL स्टैंड फॉर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट लैंग्वेज। तो सबसे पहले जो हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं, हम कहते हैं कि ये एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है, ठीक है। वर्ड क्या यूज करते हैं हम लोग इसके लिए, डिक्लेरेटिव, चीजों को डिक्लेयर करना है, ठीक है। इसमें चीजें डिक्लेयर होंगी, इसमें इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे कि सिंपली हम टर्म्स में देखते तो हम कहते हैं इंट ए, ये आपने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अगली लाइन जो मैं लिख रही हूँ इसमें असाइन हो रहा है इससे कुछ, ठीक है। तो इसमें हम असाइनमेंट नहीं करते, मेमोरी एलोकेशन नहीं होती, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है, इसमें चीजों को हम डिक्लेयर करते हैं। मगर आप यहाँ पे इक्वल का साइन देखेंगे, मगर उस इक्वल का साइन का मतलब असाइनमेंट नहीं होगा। ये जो इक्वल का साइन है ये हमारे पास चीजों को कंपेयर करने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। इक्वलिटी ऑपरेटर के लिए भी तौर पे यूज होता है, और असाइनमेंट ऑपरेटर भी, आप हमने इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा कि इसका नाम असाइनमेंट ऑपरेटर भी है। मगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अलावा हम इसको इक्वालिटी ऑपरेटर के तौर पर जो है वो जानते हैं, ठीक है। कि चीज़ों को जब हम लोगों ने इसकी इक्वालिटी चेक करनी हो तो हम ये वाला ऑपरेटर जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर यूज़ ज़रूर होगा, ठीक है, मगर यहाँ पे इसका मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये क्या है, एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है, ठीक है। दूसरी बात जो मेन आप लोगों को याद रखनी है, ये UML का पार्ट है, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। UML क्या है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है ना, एक मॉडलिंग लैंग्वेज है। ये अब क्या है, ये मॉडलिंग लैंग्वेज है। अभी तक आप लोगों को जो समझ आ रही है वो ये आ रही है, एक होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक हो गया। तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं है, ठीक है। फिर आप कहते हैं एक होती है इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज है, सिंपल जो है वो इवेंट लैंग्वेज कर ले, इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज एक ये लैंग्वेज होती है, ठीक है। ये लैंग्वेज भी नहीं है। एक स्ट्रक्चरल होती है, या वही स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक अभी हमने देखा मॉडलिंग लैंग्वेज जो कि UML है। इसके अलावा कोई और भी लैंग्वेजेस मजीद भी होती होंगी, तो OCL इन तीनों में से किसी का पार्ट भी नहीं है। OCL इन तीनों में से किसी का पार्ट नहीं है, ठीक है। OCL हमारे पास एक फंक्शनल लैंग्वेज है, या आप इससे कह सकते हैं स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो OCL हमारे पास एक फंक्शनल, या फिर फंक्शनल से याद रखना है कि हमारे सॉफ्टवेयर की के फंक्शंस या सॉफ्टवेयर की जो स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है। तो OCL क्या है, एक फंक्शनल लैंग्वेज है, ठीक है। यह एक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है, इसमें हम अपनी स्पेसिफिकेशंस एंटर करने के लिए, ठीक है, इसको यूज करते हैं। अब क्योंकि ये एक फंक्शनल लैंग्वेज है, एक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है, डिक्लेरेटिव है, इसके अलावा इसका एक फीचर है, ये स्ट्रांगली टाइप्ड है, ठीक है। स्ट्रांगली टाइप्ड ये कि अगर आप इसके चीज़ों को या सिंटेक्स को थोड़ा इधर उधर हिलाओ जुलाओगे तो मे बी ये प्रॉपरली वर्क ना करे, ठीक है। तो इस वजह से आपको जो इसकी चीज़ें आपको बता दी गई हैं कि ये सिंटेक्स है, इस तरह से चीज़ें करनी है, आपको उसी तरह से करनी पड़ेंगी, ठीक है। और बहुत से सिस्टम्स ऐसे हैं जो कि OCL को सपोर्ट करते हैं, बहुत से हैं, ठीक है। हमारे पास अक्सर जो IDEs हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, और भी बहुत से टूल्स हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। इसमें हमारे पास रैशनल रोज आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर हमारे को क्लिप्स जो है इसमें भी यूज होता है। तो बहुत से हमारे पास इसके अंदर हैं जिनके अंदर OCL जो है वो यूज होता है, ठीक है। तो हमने कहा कि ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, किसी लैंग्वेज की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, ठीक है। इसकी अपनी प्रिमिटिव टाइप्स हैं, ठीक है। प्रिमिटिव जी बिल्ड इन डाटा टाइप्स, जैसा कि हमारे पास होती है इंट, फ्लोट, बूलियन, डबल, ठीक है, शॉर्ट कैरेक्टर। ये तमाम की तमाम क्या है, हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। तो इसकी भी अपनी कुछ प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है, मगर इसकी टोटल 4 है, इसकी ज्यादा नहीं है, इसकी सिर्फ 4 है, बूलियन, इंटीजर, रियल एंड स्ट्रिंग। और इसके अपने कुछ ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशंस में हम कहते हैं जैसे स्विच होता है, लूप लगता है, ठीक है, इफ देन, ठीक है, एल्स, इस तरह की चीजें हो गई, ठीक है। इसके मतलब ये इस तरह की कुछ कुछ इसकी अपनी चीजें हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके मेजर जो हैं
OCL या आप कह लें ओवरऑल जो कंस्ट्रेंट होता है, सबसे पहले आपको कंस्ट्रेंट को समझना है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कंस्ट्रेंट का लफ्ज आ रहा है, OCL ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट लैंग्वेज। तो कंस्ट्रेंट को समझ लें। कंस्ट्रेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं या कंडीशंस हैं, ठीक है, जो आप अपने डाटा पर, अपने कंटेंट पर लगाते हैं। तो कंस्ट्रेंट की 3 टाइप्स हैं, ठीक है। पहली टाइप है इनवेरिएंट, ठीक है, दूसरी है प्री कंडीशंस और तीसरी है पोस्ट कंडीशन। इसके अंदर ये प्रॉपरली ऑपरेशंस हैं, तो प्री ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेशन और इनवेरिएंट, ठीक है। तो ये से कुछ ऑपरेशंस में भी आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम लोग जो इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, तो उसके लिए जो लफ्ज यूज करते हैं वो यूज करते हैं डिराइव का। बेसिकली चाइल्ड क्लास डिराइव हुई है पेरेंट क्लास से, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजों को इनिशियलाइज करने के लिए इनिट ये यूज करते हैं, इनइट चीजों को इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है, हम इनिट यूज करते हैं। रिजल्ट्स को फैच करने के लिए जो कीवर्ड यूज करते हैं वो हम रिजल्ट का यूज करते हैं। तो ये इस तरह से लैंग्वेज है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसके कीवर्ड्स भी नहीं है, मतलब कि बहुत ही लिमिटेड है, कोई 10-15 होंगे, ठीक है। और इसकी डेटा टाइप्स भी थोड़ी सी हैं, जैसे वैसे आप लैंग्वेज के कोई 30-50 कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इसके सिर्फ 10-15 कीवर्ड्स हैं, जिसमें ये कुछ मैंने आपको कीवर्ड्स बताए हैं, ये भी कीवर्ड्स हैं, मगर इनके अपने प्रॉपरली नाम है। इनवेरिएंट का जो कीवर्ड है वो है INV, सिर्फ INV, सिर्फ ये कीवर्ड है, ठीक है। प्री के लिए प्री का कीवर्ड है, पोस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए पोस्ट का कीवर्ड है, इनवेरिएंट को परफॉर्म करने के लिए INV ये वाला यूज होना है, ठीक है। ये याद रखें चीजें, ठीक है। और इसके अलावा इनहेरिटेंस के अंदर, पेरेंट चाइल्ड के अंदर हम डिराइव को यूज करते हैं, इनिट इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं, रिजल्ट फेच करने के लिए रिजल्ट का कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इस लैंग्वेज की कुछ चीजें हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है, जो ये बता दी गई हैं, ठीक है। ये सपोज करें जो मैं बना रही हूँ, ये एक क्लास डायग्राम है और ये उसके कुछ टेबल्स हैं जो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। सपोज ये इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और ये फर्दर जाइए इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये कुछ हम लोग, हमारे पास टेबल्स मौजूद है जो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे OCL का रोल देखते हैं कि इस डायग्राम के ऊपर OCL का क्या रोल होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट लैंग्वेज अपना किस तरह से रोल प्ले कर रही होगी, ठीक है। तो अभी इसकी कलेक्शन टाइप्स भी यहाँ पर डिस्कस हो जाएंगे। अब बच्चों OCL के अंदर एक तो मेजर 3 टॉपिक्स हैं, एक इनवेरिएंट, एक हमारे पास प्री एंड पोस्ट, ठीक है। इसकी तरफ अभी हम चलते हैं, इन 3 कंडीशंस की तरफ। इसके अलावा OCL के अंदर एक जो मेजर टॉपिक है वो है नेविगेशन, ठीक है, नेविगेशन एक इसका कॉन्सेप्ट है, और एक हमारे पास ये कलेक्शंस का कॉन्सेप्ट है, बस इतना ही करना है आप लोगों ने, ठीक है। इससे ज्यादा इसको डिटेल में नहीं करना, तो बस इतना ही। इसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सी चीजें हैं, इन्यूमरेशंस है, ठीक है, और भी बहुत सी चीजें हैं इसके अंदर, मगर बस आप लोगों ने अभी तक के लिए इतना याद रखना है, ठीक है। पहले समझते हैं नेविगेशन को, फिर हमें कलेक्शन समझ में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये जो पहला टेबल है, सपोज ये है स्टूडेंट के रिलेटेड, तो ये स्टूडेंट के सब्जेक्ट से रिलेटेड टेबल है, ठीक है। और जो दूसरा टेबल है, हम एग्जांपल लेते हैं, जो ये टेबल है ये है स्टूडेंट के रिकॉर्ड से रिलेटेड। इसमें आपका वैसे रिकॉर्ड आ जाएगा, क्लास का रिकॉर्ड आ जाएगा, आप किस क्लास के हो, किस क्लास के नहीं हो, और आपका वैसे एज वगैरह और बाकी रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है, CNIC वगैरह। अब मैं चाहती हूँ मैं इस पे कोई क्यूरी लगाऊं, ठीक है, और मुझे रिकॉर्ड शो हो जाए। नाम है स्टूडेंट का अली, वो क्लास पे सपोज BSSC में पढ़ता है, ठीक है, और जो उसने सब्जेक्ट चूज किए हुए हैं सपोज वो मॉडल ड्रिवन भी है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट और ये सब्जेक्ट्स है उसके, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं दोनों का डाटा फेच कर रही हूँ ना, इसका भी डाटा ले रही हूँ और इसका भी डाटा ले रही हूँ। जब भी हम लोग ये एक ऐसी क्यूरी लगा के रन का बटन प्रेस करते हैं, क्यूरी लगती है और हम रन प्रेस करते हैं, ऐसे केस में क्या होता है बच्चों, हमारे पास एक सैंपल सा टेबल क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जिसमें दोनों का रिकॉर्ड शो हो रहा होता है। एक ऐसे एक सैंपल टेबल नजर आ जाता है, उसमें यहाँ पे सब्जेक्ट्स भी नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट का नाम भी नजर आ रहा होता है, उसकी क्लास भी नजर आ रही होती है, और बाकी सारा रिकॉर्ड भी नजर आ रहा होता है। तो ये जो सैंपल टेबल क्रिएट होता है, जिसके अंदर क्यूरी का रिजल्ट आ रहा होता है, ठीक है, जैसे आप लोग कभी कहते हैं कंसोल के ऊपर डाटा शो हो जाना, ठीक है, क्योंकि आपने क्यूरी रन किया है तो रिजल्ट तो शो होगा। तो ये जो रिजल्ट शो होता है बच्चों, इसको जनरल टर्म्स में कहते हैं व्यू, क्यूरी की जुबान में, या आप इसे कहते हैं ये बेसिकली टेबल्स का व्यू क्रिएट हुआ है।
मगर OCL के अंदर, OCL के अंदर आप कहते हैं इसको, जो भी आपको ये मैंने टेबल बनाया, इसको कहते हैं कलेक्शन। इसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो क्या यूज होगा, कलेक्शन, कलेक्शन। ठीक है, तो हम ये बात करते हैं जब भी हम लोग नेविगेट करते हैं, हम लोग क्या करें, नेविगेट करें। अब नेविगेट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये पेन। ठीक है, जब भी हम लोगों ने नेविगेट किया दो टेबल्स के दरमियान में, अभी इन दोनों के दरमियान हमने क्या किया, नेविगेट किया, तो नेविगेशन के रिजल्ट में जो डाटा आएगा, डाटा कौन सा आया, ये डाटा आया। नेविगेशन के रिजल्ट में जो डाटा आएगा, इस डाटा को होल्ड करने के लिए कलेक्शन की जरूरत है। ये डाटा कहाँ पर आएगा, बेसिकली किसी कलेक्शन में आएगा। वो सेट की फॉर्म में भी हो सकता है कि आपके पास जो रिजल्ट आए वो एक सेट की फॉर्म में हो, जैसे मैथमेटिक्स के जो सेट्स होते हैं उनकी फॉर्म में हो। ठीक है, ऑर्डर्ड सेट की फॉर्म में हो, किसी सीक्वेंस की फॉर्म में हो, किसी बैग की फॉर्म में हो, या किसी कलेक्शन की फॉर्म में हो। ठीक है, तो बेसिकली जब भी आपने नेविगेशन करनी है, OCL के अंदर जो लफ्ज यूज होगा वो नेविगेशन का यूज होगा। जब भी आपने नेविगेशन करनी है, दो टेबल्स को आपस में कंबाइन करके डाटा को फैच करना है, तो जो रिजल्ट आएगा वो एक कलेक्शन होगी। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक से ज्यादा चीजों को कंबाइन कर रहे हो तो आपके पास कलेक्शन आ रही है, और कलेक्शन के स्टोरेज के कुछ हमारे पास ऑप्शंस हैं। उस वो सेट की फॉर्म में भी आ सकता है, सीक्वेंस की फॉर्म में, बैग की फॉर्म में, ऑर्डर्ड सेट की फॉर्म में। ये आपके पास कह लें आउटपुट के कंटेनर्स हैं कि जो आउटपुट होगी वो किस तरह से रिप्रेजेंट करनी है, क्या सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है, तो आप उसको रिप्रेजेंट कर लोगे। तो प्राइमरी की का तो इनके अंदर दरमियान में रिलेशनशिप होगा ही। ठीक है, क्योंकि इनकी ये लिंकिंग बता रही है कि ये इनके दरमियान में कोई प्राइमरी और फॉरेन की का लिंक था, ये जो ब्लू लाइन का लिंक है। ठीक है, तो जब मैंने बेसिकली आप जनरल फॉर्म में इस पे बेसिकली अगर क्यूरी के लिहाज से देखा जाए तो आप इस पे कोई ना कोई ज्वाइन लगाओगे। ठीक है, मगर OCL के लिहाज से, क्योंकि हम ये एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है, ठीक है, तो OCL के लिहाज से हमने डायग्राम के अंदर इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम कहते हैं कि ये दोनों आपस में नेविगेट कर रहे हैं। जैसे कि अब रिजल्ट को सेट की फॉर्म में शो करें तो हम एक सेट बना देते हैं। ठीक है, हमने ये एक सेट बनाया और हमने कहा अली। ठीक है, उसके बाद मैंने कह दिया सपोज अगर वो है सपोज लाहौर का, ठीक है, उसका वो क्लास है उसकी BSSC। ठीक है, सब्जेक्ट्स उसके हैं MDSD, ठीक है, और मैड और कैप्स्टन। तो ये एक सेट के फॉर्म में रिजल्ट शो होगा। इसी तरह से अगर हम सिर्फ सीक्वेंस की फॉर्म में करें तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस फॉर्म में डाटा शो हो जाएगा। ये नीचे वाला सीक्वेंस की फॉर्म है, ऊपर वाला सेट की फॉर्म में। यही ऑर्डर्ड अगर सेट करना होगा तो ये कॉलम वाइज, जैसे कॉलम का ऑर्डर होगा या जिस ऑर्डर के लिहाज से आपने करना होगा तो वो ऑर्डर्ड सेट की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास बैग और कलेक्शन। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास आउटपुट की टाइप्स हैं कि आप आउटपुट को किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया, चलें अब यहाँ पे जो ये चीज याद रखनी है बच्चों आपने, वो ये याद रखनी है कि जो ये कलेक्शन क्लास है ये एक पेरेंट क्लास है। कलेक्शन क्लास एक पेरेंट क्लास है। ठीक है, और इसके जो चाइल्ड्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके चाइल्ड्स में आ जाएगा ये सेट्स, बैग, ऑर्डर्ड सेट, सीक्वेंस। ठीक है, और कलेक्शन में भी हम चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि पेरेंट के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर स्पेसिफिक जाना है, अगर आपको कलेक्शन पसंद नहीं आ रही, आप कुछ स्पेसिफिक चीजों को शो करवाना चाहते हो, फिर आप बेशक सेट्स की तरफ चले जाओ, क्योंकि ये तो जनरली कलेक्शन में शो होगी ना। मगर अगर आप स्पेसिफिक में जाना चाहते हो तो आप इस तरह से चूज कर लो। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई जिसकी स्पेसिफिक कैटेगरी है उसको चूज कर लो। ठीक हो गया, तो ये था हमारे पास OCL की कलेक्शंस। अब चलते हैं इनवेरिएंट की तरफ। अब बच्चों इनवेरिएंट जो होता है ये बेसिकली कंस्ट्रेंट क्या होता है, कंडीशन या रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो इनवेरिएंट ऐसी कंडीशन जो कि ट्रू होल्ड करेगी, ऐसी कंडीशन जो कि ट्रू होल्ड करेगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, सपोज बच्चों आपका जनरेटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपका सपोज मैं कहती हूँ ये एक मॉडल है या ये आपका जनरेटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, या MDSD का जनरेटर है। यहाँ पे मैं अभी लिख देती हूँ MDSD। सपोज ये आपका MDSD का जनरेटर है। ठीक है, इसको आपने इनपुट के तौर पे क्या दिया, एक डिजाइन दिया। आपने अपना एक मॉडल या कोई डिजाइन इसको इनपुट के तौर पे दिया कि ये इसको जनरेट करे। ठीक है, अब जब आप इसको इनपुट में डिजाइन देंगे तो मे बी
में प्रॉब्लम्स हो, डिजाइन में बग्स हो, ठीक है, इसमें में भी बग्स हो, तो हम क्या करते हैं ओवरऑल डिजाइन पर एक कंस्ट्रेंट लगा देते हैं, एक कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। हमने क्या लगाया इसके ऊपर, एक कंस्ट्रेंट लगाया, मैं अभी कंस्ट्रेंट के लिए सी लिख रही हूँ, ठीक है। तो हमने लगा दिया और कंडीशन लगा दी और हमने क्या कहा कि ये चेक हो कि ये ट्रू है या नहीं, ठीक है। तो अगर ये सपोज एक्टिविटी डायग्राम है तो हमने इस पे कंस्ट्रेंट लगा दिया कि एक्टिविटी डायग्राम के तमाम रूल्स को ये फॉलो करे, और अगर रिजल्टेंट ट्रू आता है कि इसने तमाम रूल्स फॉलो किए हैं, रिजल्ट क्या आता है, ट्रू आता है, यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू। अगर तो रिजल्ट इसका ट्रू आ रहा है, ठीक है, ट्रू, अगर रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो ही ये एमटीएसडी के जनरेटर में जाए। अगर रिजल्ट ट्रू नहीं आ रहा तो कोई हमें मैसेज आ जाए कि ये डिजाइन में कोई प्रॉब्लम है, डिजाइन को मॉडिफाई करें, ठीक है। तो इस तरह से हम मैक्सिमम जगह पे ट्रू की कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, कि रिजल्टेंट जो है वो एक बार ट्रू की कंडीशन होल्ड हो, अगर ट्रू होल्ड होगी तब हम उसको आगे लेके चलते हैं। तो ये हमारे ओवरऑल सिस्टम को बहुत हद तक अडेप्टिव कर देता है, बहुत हद तक बेहतर कर देता है, एरर को काफी हद तक कंट्रोल कर देता है अगर हम ये कंस्ट्रेंट लगा दें। तो इसी ट्रू कंस्ट्रेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इनवेरिएंट। इस कंस्ट्रेंट को हम क्या कहते हैं, इनवेरिएंट, ठीक है। डेफिनेशन देखें, एन इनवेरिएंट इज अ कंस्ट्रेंट, क्या है, एक कंडीशन है, एक कंस्ट्रेंट है दैट शुड बी ट्रू फॉर एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स कंप्लीट लाइफ टाइम। हमने डिजाइन पे लगा दिया तो उस डिजाइन के ऊपर उसके पूरी लाइफ टाइम के लिए उसको ट्रू होल्ड रहना चाहिए। अगर वो ट्रू होल्ड नहीं है तो यानी कि ये कंडीशन हमने लगा दी थी, ये होल्ड नहीं कर रही, तो बस हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। अभी आपके नजरों ये वर्ड गुजरा हो, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का। तो बात वही जो प्रीवियसली मैंने दो टेबल्स बनाए थे और मैंने कहा था उन दो टेबल से आप कंबाइन करके डाटा को फेच कर रहे हैं, ठीक है। जब ये केस हमारे पास होता है, ठीक है, उस दो टेबल्स हैं, ठीक है, और आप उसके अंदर से जो है वो डाटा बेसिकली फेच कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे का, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमारे पास कुछ डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करती हैं, ये हैं बिल्कुल बेसिक है, समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब डिपेंडेंसी कैसे एग्जिस्ट करती है, सपोज प्रोडक्ट कर लें और उसकी सब कैटेगरी कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज अभी के लिए मैं कह देती हूँ विंटर्स, ठीक है, कि विंटर के आपके पास कुछ कलेक्शन है, विंटर के ड्रेसेस हैं, ठीक है, ये आपके पास मेन कैटेगरी है एक, ठीक है, कि विंटर कलेक्शंस, ठीक है। ये आपके पास एक कैटेगरी है, ठीक है, और ये इस टेबल में तमाम विंटर की मतलब इसमें इस वाले टेबल में पड़ा हुआ है विंटर, समर, स्प्रिंग, ये वाली चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये बेसिकली मेन कैटेगरीज पड़ी हुई हैं इस वाले टेबल के अंदर, ठीक है। और जो दूसरा टेबल है आपका, ये वाला टेबल, इसमें हर कैटेगरी के अगेंस्ट, सपोज सिर्फ और सिर्फ विंटर के अगेंस्ट जो आइटम्स हैं वो पड़े हुए हैं, ठीक है। सपोज विंटर के अगेंस्ट आइटम हम कह देते हैं, या समर के अगेंस्ट कर लें, या स्प्रिंग के अगेंस्ट कर लें, कोई भी कर लें, ठीक है। हम अभी के लिए कह देते हैं सपोज कैजुअल हैं, ठीक है, और इस तरह से लेनन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने ना कुछ आर्टिकल्स रख लिए, आइटम्स रख लिए। अब ये दोनों आपस में लिंक हुए हुए हैं, ठीक है, यानी कि अगर आप विंटर को सिलेक्ट करते हैं तब भी ये तीनों चीजें शो होंगी, अगर आप विंटर सिलेक्ट नहीं करें तो ये तीनों चीजें शो नहीं होंगी। तो ये क्या है, ये हमारे पास सब कैटेगरी है, और सपोज कह लें ये मेन कैटेगरी है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे जो है ये हमारे पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है जो आप लोगों को समझना है, ठीक है। सपोज मेरा दिल ये है कि मैं यहाँ से इस लेरन को डिलीट कर दूं, ठीक है, और इसका सपोज जो आर्टिकल नंबर है वो सपोज 2 है, ये 1 आर्टिकल नंबर है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। और मेरे पास बहुत से ड्रेसेस हैं जिनका आईडी है 2, ठीक है, और वो पड़े हुए हैं डेटाबेस के अंदर पड़े हुए हैं। जब मैं इस कैटेगरी को डिलीट करती हूँ लेलन की, तो ये डिलीट नहीं होनी चाहिए, मेरे पास एक ऑप्शन आनी चाहिए, यू कांट डिलीट दिस सब कैटेगरी, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड आइटम्स जो है वो डेटाबेस के अंदर पड़े हुए हैं। बहुत से लिलन के आर्टिकल्स जो हैं वो डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड में पड़े हुए हैं जो आप कैटेगरी डिलीट करने जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा मैसेज आना चाहिए, ये मैसेज अगर नहीं आता, सपोज नहीं आता, ठीक है, और मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, मेरे तमाम आर्टिकल्स जो होंगे जो कि डेटाबेस के अंदर इस लिलन के अगेंस्ट पड़े हुए हैं, वो एक तरह के नल को पॉइंट करना शुरू कर देंगे, उनके अगेंस्ट जो सब कैटेगरी होगी वो नल होगी। तो इस तरह से अगर सपोज यहाँ से मैं विंटर को डिलीट करती हूँ, मैं विंटर को यहाँ पे डिलीट करती हूँ, तो ये डिलीट नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे मुझे एरर मैसेज आना चाहिए कि आप विंटर को डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी सब कैटेगरीज कैजुअल, लिलन और खद्दर जो है वो अवेलेबल हैं, पहले इनको डिलीट करें
पहले ये पूरे के पूरी इसकी सब कैटेगरी डिलीट हो, तब इसकी मेन कैटेगरी डिलीट होगी, वरना इसकी मेन कैटेगरी आप डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो रिस्ट्रिक्शन है, ये जो रिस्ट्रिक्शन लग रही है डाटा के ऊपर, ये हमारे हक में, ये हमारे अगेंस्ट जा रही है। डाटा स्टेबल रहे, कंसिस्टेंट रहे, ये हमारे हक में है। हम ऐसे कंस्ट्रेंट्स लगाना चाहते हैं। डेटाबेसिस की टर्म में इसको रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कहते हैं, ठीक है, या इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स कहते हैं कि आपने इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स लगाए हुए हैं अपने डेटाबेस के ऊपर। ठीक है, इंटेग्रिटी मेंटेन हो रही है डाटा। ये जो मैंने पूरी एग्जांपल दी आपको, ये चीज इनवेरिएंट कि ट्रू की कंडीशन इन पर लगी हुई है, इन पर ट्रू की कंडीशंस लगी हुई हैं। ठीक है, कि अगर विंटर ट्रू है तभी ये जो सब कैटेगरीज हैं ये एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, अगर तो विंटर ट्रू नहीं है, ठीक है, तो फिर जो है हमें मैसेज शो कर दे। अगर या इस तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस होती है तो फिर हमें मैसेज शो करे। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है जो आपको इनवेरिएंट को समझने में हेल्प करता है, वो होता है डैंगलिंग रेफरेंस। बच्चों, डैंगलिंग रेफरेंस तब क्रिएट होता है, पॉइंटर्स एड्रेस बताते हैं। ठीक है, पॉइंटर्स क्या कर रहे होते हैं, किसी मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहे होते हैं। चलें जी, बनाते हैं एक मेमोरी एड्रेस। ठीक है, ये है जी हमारा एक मेमोरी एड्रेस। ठीक है, और हमने कहा कि एक पॉइंटर है जी हमारा, मैं भी पॉइंटर भी बनाती हूँ। ठीक है, और ये इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और ये जी मैंने यहाँ बना दिया एक पॉइंटर। ठीक है, तो ये एक पॉइंटर है जो कि किसी मेमोरी रेफरेंस को पॉइंट कर रहा है। अब हम डैंगलिंग रेफरेंस कब आता है, जब हमारे पास मेमोरी हो जाए डिलीट, मेमोरी एग्जिस्ट ही ना करती हो और पॉइंटर किसी नल मेमोरी को, या वो मेमोरी क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करी, नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो वो रेफरेंस डैंगलिंग रेफरेंस होता है। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए इनवेरिएंट्स लगाए जाते हैं। ऐसी कंडीशंस, अगर इनवेरिएंट लगे होते हैं तो ऐसी कंडीशन कभी भी नहीं आती। ठीक है, इसी तरह से रेफरेंशियल इंटेग्रिटी की जो अभी हमने एग्जांपल देखी प्राइमरी फॉरेन वाली, वो कंडीशन भी कभी भी रीच नहीं होगी अगर इनवेरिएंट्स लगे हुए होंगे। ठीक है, तो ये हमारे रिस्ट्रिक्शन, हमारे सिस्टम को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और हमारे सिस्टम को स्टेबल कर रहे हैं। ठीक है, प्री कंडीशन पे आते हैं। ठीक है, प्री कंडीशन क्या होती है, ऐसा कंस्ट्रेंट दैट मस्ट बी ट्रू जस्ट प्रायर, ये ट्रू होल्ड करे प्रायर, पहले कोई भी टास्क आपने परफॉर्म करना है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उससे पहले ट्रू कंडीशन आप चेक कर रहे हैं। ठीक है, टास्क परफॉर्म करने से पहले चेक करें, और अगर टास्क परफॉर्मेंस के बाद हम चेक करेंगे तो वो पोस्ट कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो प्री कंडीशन कोई भी कंस्ट्रेंट, कोई भी कंडीशन जो आप पहले लगा रहे हैं ऑपरेशन से और बाद में लगा रहे हैं। यहाँ पे याद रखें वो जो हमारे पास वाइल और डू वाइल लूप होता है, तो वाइल लूप में हम पहले कंडीशन चेक करते हैं, फिर लूप को एग्जीक्यूट करते हैं, और डू वाइल में हम लोग पहले लूप को एग्जीक्यूट करते हैं, बाद में कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये भी हमारे पास प्री कंडीशन है और पोस्ट कंडीशन है। और वाइल और डू वाइल में भी हम लोग एड जो फाइनली चेक कर रहे होते हैं वो ट्रू को ही चेक कर रहे होते हैं। तो ये इसमें वो वाइल और डू वाइल लूप्स नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन है, प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन। ठीक है, अब बच्चों बस एक चीज छोटी सी रह गई, बिल्कुल छोटी सी। ठीक है, वो है इसका सिंटैक्स। ठीक है, तो सिंटैक्स को समझे, मैं पहले आपको जनरल सिंटैक्स समझा देती हूँ। ठीक है, आपने इधर जो इधर लिखा हुआ है इसको भी ना देखें, अभी जो मैं लिख रही हूँ उसको देखें। सबसे पहले आपने कीवर्ड यूज करना है कॉन्टेक्स्ट, ये कीवर्ड है, ये आपने हर हाल में यूज करना है। ठीक है, ऐसे ही एज इट इज इसी तरह से यूज करना है आपने इसको। ठीक है, इस कीवर्ड को। तो ये बेसिकली कोई क्लास हो सकती है, कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकती है, कोई क्लास का नेम हो सकता है, कोई क्लास हो सकती है, कोई फंक्शन हो सकता है जहां पे आप कंडीशन लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट से याद रखना है, ये वो पॉइंट है, ये वो जगह है जहां पर आप बेसिकली कोई कंस्ट्रेंट, कोई कंडीशन लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, इस कंस्ट्रेंट के बाद आप यूज करते हैं बच्चों एंगुलर ब्रैकेट्स, उसके अंदर आप देते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर यानी कि बेसिकली आईडी होगी। ठीक है, ये किसकी आईडी होगी, ठीक है, ये होगी आईडी कॉन्टेक्स्ट की, क्योंकि एक डाटा के ऊपर एक से ज्यादा कंडीशंस लग सकती हैं, एक से ज्यादा कंडीशंस लग सकती है ना। अब एक क्लास है, उस क्लास के ऊपर क्लास का नाम सपोज बॉक्स है। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट से आपको समझ आ गया, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या था, बॉक्स, कॉन्टेक्स्ट ने कहाँ से शुरू होना है, बॉक्स से शुरू होना है। ठीक है, तो एक ये वाला, एक मैंने लगा दी, एक जो ये मैं लगा रही हूँ कंस्ट्रेंट लगा रही हूँ, किस क्लास पे लगा रही हूँ, बॉक्स पे, और बॉक्स क्लास के ऊपर कोई और भी कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, उसका वो भी शुरू हो रहा है कॉन्टेक्स्ट से, तो दोनों की आईडी से हम लोग क्रिएट करेंगे।
दोनों की आईडी से हम डिफरेंशिएट करेंगे कि ठीक है इसकी आईडी और है उसकी आईडी और है, तो उससे हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो आइडेंटिफायर किसका होता है? कॉन्टेक्स्ट का आइडेंटिफायर होता है। इसका आइडेंटिफायर और होगा, इसका आइडेंटिफायर और होगा, बेशक ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम ही है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट वो जगह जहां से शुरू होना है, जो भी कंडीशन आप लगाना चाह रहे हैं, वो कंडीशन जिस क्लास पे लग रही है, जिस मेथड पे लग रही है, आइडेंटिफायर बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट का नाम होगा। इसको हम क्लासिफायर भी कह सकते हैं। जिन बच्चों को आईडी और क्लास में फर्क पता है उनको समझ आ जाएगी कि आइडेंटिफायर और क्लासिफायर में फर्क क्या है, ठीक है। मगर बस ये बेसिकली आइडेंटिफायर अंदर हो या क्लासिफायर हो, बात एक ही है, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट का नाम होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग यूज करते हैं कंस्ट्रेंट की टाइप। इसको भी हम एंगुलर ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। कंस्ट्रेंट टाइप, मैंने बताया 3 टाइप्स हैं, एक इनवेरिएंट है, एक प्री है, एक पोस्ट है, ठीक है। तो हम कंस्ट्रेंट की टाइप लिखते हैं, ठीक है। टाइप लिखने के बाद हम लगाते हैं कॉलन, ठीक है। कंस्ट्रेंट की टाइप के बाद कॉलन, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। ये भी एंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं, बूलियन। तो इस तरह से अब इस ओवरऑल पूरे कोड को मैं अगेन एक बार समझा देती हूँ, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट तो आप लोगों को समझ में आ गया, वो पॉइंट, वो क्लास हो सकता है, वो फंक्शन हो सकता है जहां पर आप कंडीशन लगाना चाह रहे हैं। आइडेंटिफायर कॉन्टेक्स्ट की आईडी। कंस्ट्रेंट टाइप में आप बता दोगे कौन सा कंस्ट्रेंट लगाना चाह रहे हैं, प्री का लगा रहे हैं, पोस्ट का लगा रहे हैं, इनवेरिएंट का लगा रहे हैं, या कोई और है, ठीक है। और भी हो सकता है, मगर मेनली ये 3 है। इसके बाद कॉलन लगाया, और कॉलन लगाने के बाद आप लगा रहे हो बूलियन एक्सप्रेशन। ये बूलियन एक्सप्रेशन एक्चुअल में वो कंडीशन होगी, जैसे आप लिखते हो कि सपोज अगर मैं कहती हूँ टेबल पे आप लूप लगा रहे हो, तो आप कहते हो कि जो भी वैल्यू है n वो लेस देन हो 10 से, यानी कि 0 to 9, या आप कह देते हो लेस देन इक्वल टू 10। तो बेसिकली 10 तक टेबल जाएगा, 10 के बाद टेबल आगे प्रोसीड ही नहीं करेगा। ये जो मैंने लिखा है, ये इक्वल वाला, लेस देन इक्वल टू 10, ये एक्चुअल कंडीशन है जो कि होल्ड होनी चाहिए। यही हमारे पास होगी बूलियन एक्सप्रेशन। ये जो बूलियन एक्सप्रेशन की बात करें ना, ये हमारे पास एक्चुअल बूलियन एक्सप्रेशन है। अब बच्चों ये एग्जांपल देखें, अभी हमारे पास प्री की कंडीशन है, इसको देख लें, सारी ऐसी हैं, आपको मुश्किल नहीं होगी। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट, क्लासिफायर, ठीक है। और बस जो डिफरेंट चीज आ रही है ना, वो हमारे पास ये चीज आ रही है, एक ऑपरेटर जो वाला, ये चीज अलग आ रही है। ये वही है, प्री हमारे पास कंस्ट्रेंट की टाइप है, और ये बूलियन एक्सप्रेशन। यहाँ पर आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। सो वी विल इंटरेक्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।